नमस्कार, मैं हूँ राजेश्वरी सचदेव और मैं हूँ डॉक्टर मनीषा और आप हमारे साथ जुड़े हैं ऑन चिट चैट विद राजेश्वरी एंड डॉक्टर मनीषा, जहाँ हम बात करते हैं आयुर्वेदिक वे ऑफ लाइफ की। और आज का हमारा बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, जब एक औरत माँ बनती है, माँ बनते ही वो जो 40 दिन होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। तो ये 40 दिन का क्या फंडा है? 40 दिन के पीरियड को, रादर 45 दिन के पीरियड को सूतिका परिचर्या कहा जाता है, जहां गर्भिणी से प्रसूता यानी प्रेगनेंसी से लेके बच्चा पैदा करने तक की स्टेज के बाद की अवस्था शुरू होती है और वो 45 दिन से लेके 6 महीने तक चल सकती है। प्रेगनेंसी से लेके पोस्टपार्टम मतलब बच्चा होने के बाद जो महिला की स्थिति होती है, जिसको हम सूतिका कहते हैं, उसका बहुत पालन पोषण और लाड़ प्यार ज़रूरी है, क्योंकि वो इस अवस्था में आ चुकी है कि उसके धातु कम हो चुके हैं, मतलब टिश्यू नरिशमेंट कम हो गया है, काफ़ी सारा खून बह गया है, रक्तस्राव ज़्यादा हुआ है, उसमें शैथिल्य आ गया है, उसके सारे ऑर्गन्स जो पहले प्रेगनेंसी में थोड़े एडजस्ट हुए थे टू एडजस्ट द बेबी, वो वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आ रहे हैं। इतनी थक चुकी है, इतना वायु वृद्धि हो चुका है, इतना इन्फ्लेमेशन है, पेन है, और उसको बच्चे को भी पालना है, तो लैक्टेशन ज़रूरी है। ये जो सारे हार्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन धाए से नीचे गिरते हैं, उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं और लाड़ प्यार से पालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब वो अकेली नहीं है, उसके साथ एक बच्चा भी है। ये जो मैं सब कुछ बता रही हूँ, सूतिका परिचर्या बड़ी जेनेरिक है और हर डिलीवरी और हर माँ डिफरेंट होती है, और आप किसी डॉक्टर के पास जा ही रहे हैं, आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपको गाइड कर रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं उसको फॉलो ज़रूर करें, पर किसी की सलाह से। टॉक टू योर गायनेक, लेट योर जीपी नो कि यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स एंड देन डू इट, बिकॉज जैसे मैंने कहा, हर केस अलग है, आपका बच्चे का वेट अलग है, आपके सर्कमस्टांसेस अलग हैं, उसके हिसाब से चीज़ें अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये 40 दिन ही क्यों, या ये 45 दिन? ये 45 दिन वैसे मुझे पहली बार मालूम पड़ा है, मुझे तो 40 दिन बाद घर जाना पड़ गया था अपने। ओके, सो ये 40 का जो 45 दिन है, इसमें एक्चुअली फिजियोलॉजिकली क्या क्या चेंजेस होती हैं? पहले तो समझना चाहिए कि गर्भाशय मतलब आपका यूट्रस पे क्या फ़र्क पड़ा है। तो यूट्रस में एक बेबी पल रहा था, बेबी के साथ एक प्लासेंटा जुड़ा हुआ था जिसके थ्रू उसका पोषण हो रहा था, और वो इतना सा गर्भाशय बड़ा होके इतना बड़ा हो जाता है, और उसमें ऑलमोस्ट 8 इंचेस का प्लासेंटा होता है जो निकल जाता है। तो वहाँ व्रण यानी कि इंजरी हो चुकी है, आपका पूरा एंडोमेट्रियम, यूट्रस के अंदर की पूरी लाइनिंग छिल चुकी है, और धीरे 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 वो शेड हुआ जा रहा है। आप देखेंगे कि एक डिस्चार्ज होता रहता है विच इज़ नॉट पीरियड्स, उसको कहते हैं लोकिया, LOCHIA, जिसमें थोड़ा भूरा रक्त, थोड़ा म्यूकस स्लाइमी होता है, और एंडोमेट्रियल टिश्यूज हमेशा जाते रहते हैं, और इसका पीरियड 45 दिन तक का हो सकता है, कभी कभी ज़्यादा भी होता है। मतलब फ्रॉम जिस दिन से बच्चा पैदा हुआ उस दिन से 40-45 दिन तक। और वो इसका मतलब है कि आपका यूट्रस धीरे धीरे हील हो रहा है, छोटा हो रहा है। इनफैक्ट जैसे ही बच्चा पैदा होता है, यूट्रस सिर्फ नेवल के नीचे होता है, अगर आप टच करें तो आपको फील होगा एक कड़क बॉल जैसा, और एज डॉक्टर्स हम उसको रोज़ या हफ्ते भर पालपेट करते रहते हैं कि वो एक एक इंच से, एक एक अंगुली से कम हुआ जा रहा है कि नहीं। 45 दिन के बाद वो अपने ओरिजिनल स्थान पे पहुंच जाता है, जो कि 3 इंच का स्ट्रक्चर वापस पेल्विस में एकदम नीचे, जहां आप उसको छू नहीं सकते। दैट मीन्स यू हैव कम बैक टू योर ओरिजिनल स्टेट ऑफ हेल्थ। साउंड सो फैसिनेटिंग। मतलब इतना सा ऑर्गन होता है जो इतना बड़ा हो जाता है कि अंदर एक बच्चा होता है 3 किलो का अंदाजन, और फिर जो बाकी के ऑर्गन्स भी तो होते हैं वो भी तो जगह बनाते होंगे, अपनी अपनी जगह से शिफ्ट होते होंगे। बहुत, इतना फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, आपके हर ऑर्गन पे असर पड़ता है, आपके हार्मोन्स बदल जाते हैं, औरतों का शरीर बदल जाता है, आपका पेल्विस का बोन थोड़ा फैल जाता है टू एडजस्ट, जो आपकी अतड़ियाँ हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो पीछे दब जाती हैं, नीचे का कोलॉन भी थोड़ा सा शिफ्ट होता है। इसलिए आप देखेंगे कि औरतों को खाने के बाद थोड़ी सी एसिडिटी, गैसेस, पर वो किसी और टाइम की बात है। अभी तो हम बात करेंगे कि ऑर्गन शिफ्ट होते हैं, हार्मोन शिफ्ट होते हैं, हार्ट पे असर पड़ता है, आपके थायराइड ग्लैंड्स पे असर पड़ता है, इतनी सारी चीज़ें बदलती हैं, और उसके बाद आप झट से वो सब छोड़ के एकदम बैक टू नॉर्मल नहीं आ सकते। गियर चेंज होने में टाइम लगता है, और उसके लिए 45 दिन कम है। ये याद रखना कि पहले 7 दिन में आयुर्वेद ये कहता है कि आप
ऐसी चीज़ें लें जो एकदम हल्की हो पर उसमें हेल्दी फैट्स हो। और वो हल्की चीज़ें मोस्टली चावल, चावल का पतला पानी जिसमें थोड़े चावल हो। तो अगर आपने 1 कप चावल लिया तो उसका 6 गुना पानी में तब तक पकाएं कि सिर्फ चावल पके हों, और उसमें थोड़ा सा पिपली और सौंठ, पिपली इज़ लॉन्ग पेपर, ये दोनों मिला के लेडी को पिलाएं तो उसका डाइजेशन धीरे 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 इम्प्रूव होता है। पहले ही दिन से बादाम, अखरोट देना ना शुरू करें। और ये जो चावल का सूप है जिसको हम यबागू कहते हैं, उसमें थोड़ा सा घी मिलाएं। घी इज़ नेसेसरी, वातशामक। घी इंटेस्टाइन्स को लुब्रिकेट करता है, घी एनर्जी देता है। घी में काफ़ी सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं और घी एक हेल्दी फैट है जो वायु का शमन करते हुए आपका पेन रिलीफ करता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग मोड पे आए हैं हम, जहाँ वो कहते हैं वो खाने को जो बादाम, अखरोट, आटा उससे बनती हैं पंजीरी। तो ये पंजीरी जो है इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, अजवैन सब कुछ पड़ा होता है। ये बेसिकली डाइजेशन के लिए और आपको न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन क्या इसमें, इसके खाने में आपको अपने जिस एरिया में है उसका भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आप नॉर्थ में ठंड में खा सकते हो या गर्मी में खा सकते हो वो पूरे साल नहीं खा सकते। तो विल दैट ऑल्सो बी अफेक्टेड कि आप क्या खाएं? बिल्कुल। पहले तो आप अपना डाइजेशन सुधारें। जब तक वो नहीं सुधरता, बादाम अखरोट तुरंत ना शुरू करें। इसको आप थोड़ा टाइम दें। 7 दिन बाद शुरू करें, 10 दिन बाद शुरू करें। पहले तो मैंने कहा कि घी और सूप, दाल का सूप भी हो सकता है। 7 दिन के बाद आप मांस रस या गोट मीट का सूप भी ले सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, पर होना पानी युक्त हेल्दी फैट वाला आहार ही होना चाहिए। साथ में शीरपान, शीर इज मिल्क, और उसकी बनी हुई खीर। तो लापसी जो है, इवन पंजीरी थोड़ी दूध में मिला के 8वें दिन बाद लेना शुरू करें। उसमें थोड़ी शतावरी हो, उसमें जीरा हो, अजवाइन हो। लोग मेथी भी देते हैं क्योंकि मेथी से लैक्टेशन बढ़ता है। पर कुछ लोगों को जो पित्त प्रकृति के होते हैं या ऐसी जगह रहते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा है, उनको मेथी से एसिडिटी होती है, तो वो देख के खाएं। गोंद के लड्डू भी बनते हैं। लड्डू जब लें तो उसको हमेशा दूध के साथ लें। दूध का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। वो हल्का भी है, नरिशिंग भी है और आपके पेट के लिए कामिंग भी है, और उससे लैक्टेशन बढ़ता है। लेकिन फिर वही सवाल उठेगा, जी हमें दूध और दूध के प्रोडक्ट सूट नहीं होते, वो एलर्जिक हैं, तो फिर तब क्या करेंगे? तो आप घी ही खाइए। आपको जो सूट करता है उसको पतला बना के खाइए। हैवी खाना तब तक ना शुरू करें जब तक आपका शरीर खुद डिमांड नहीं करे। अगर आपका मन कर रहा है कि आज मुझे पूरा मील लेना है, तो उसमें सब्जियां ऐसी हो जो सुपाच्य हो, जिसमें अच्छा तेल या घी पड़ा हो, मसाले और मसालेदार बिल्कुल नहीं हो, ये जो ग्रेवी बनाते हैं वो नहीं हो, दाल हो, दाल में अच्छा तड़का हो, रोटी हो, सत्तू के पराठे हो, वो भी चलते हैं, चावल हो। कच्चे सलाद ना खाना शुरू करें क्योंकि कच्ची चीज़ें पचने में टाइम लगता है। फ्रूट्स ले सकते हैं कि नहीं, बहुत मन है तो आपका अनार, आंवला, खजूर, ये सारे फ्रूट्स आपके लिए सूटेबल है। अंजीर भी काफ़ी हद तक अच्छा है, उसके आप लड्डू बना सकते हैं, उसको ऐसे ही खा सकते हैं क्योंकि उससे आपका पेट धीरे धीरे साफ होने लगता है। ये जब मैंने शुरू किया था ना, कि जब सबको माएँ होती थे पंजीरी, हम लोग भी चुरा के खाते थे, तो हुआ ये कहानी मैंने वहाँ से शुरू इसलिए की क्योंकि जब हमारे देवज्ञ पैदा हुए थे तब मैं बड़ी एक्साइटेड कि आहा अब तो हम पंजीरी हक से खाएंगे। तो मैंने पंजीरी खाना शुरू भी कर दिया था। लेकिन उस वक्त मेरे बच्चे को बहुत कॉलिक पेन होता था, तब मुझे रोका था। एक डॉक्टर है, मैं नाम नहीं लूँगी उनका उन्होंने कहा था अच्छा तुम एक काम करो, कुछ दिन पंजीरी मत खाओ, मौसम देखो, तुम्हें हजम नहीं हो रहा और बच्चे को तकलीफ हो रही है। ये मुझे रोका हुई था या सच में ये कारण था? नहीं, सच में कारण है। अगर माँ का, अच्छा जो माँ का स्तन्य तैयार हो रहा है या लैक्टेशन हो रहा है, अगर वो हैवी है क्योंकि आपका खाना हैवी है, तो आपके बच्चे को भी नहीं पचेगा। इसलिए आपका खान पान आपके बच्चे पे असर देता है। लोग माने नहीं माने, पर यह सत्य है। और आपके डाइट के हिसाब से जैसा लैक्टेशन शुरू होगा, जैसे उसकी क्वालिटी होगी, जैसे ऑप्टिमाइज न्यूट्रिशन होंगे, उतना बच्चा जल्दी जल्दी ग्रोथ करेगा। ग्रोथ स्पर्ट्स आते हैं बच्चे में 3rd वीक में, 3rd मंथ में, 6th मंथ में। तो आपको अच्छा नरिशिंग दूध देंगे बच्चे को तो उसके लिए अच्छा है। अब जब माँ को ही नहीं पचा, बहुत मन कर रहा है कि मैंने आज चीज़ खा ली, पिज़्ज़ा खा लिया, क्योंकि सब अलाउड है, पर वो पचने के लिए हैवी है, वातकर है, और वही वायु आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने बच्चे को, तो चांसेस है कि उसको कॉलिक होगा। और मुझे कहा था उस वक्त कि
तुम इस वक्त मुंबई में हो और यहाँ का जो लोकल जो है ऐसे में जब खाते हैं आफ्टर डिलीवरी डिंक लाडू वगैरह, तुम वो खाओ, तुम्हें वो बेहतर सूट होगा। एंड देन आई हैड टू स्विच टू दैट, और मेरी जो पंजीरियाँ थी वो बाकियों ने खाई थी उस वक्त। सो देश का और काल का बहुत महत्व है आयुर्वेद में। आप अगर माइग्रेट होके कहीं और रह रहे हैं तो आप उस देश के हिसाब से खाइए। हर कहीं जो ये मालिश करते हैं इसकी प्रथा नहीं है, तो यू रेकमेंड कि जहाँ जहाँ हो सके मालिश कर लें, खुद के हाथों से ही कर लें अगर कोई और नहीं है तो। होता क्या है कि जो नई सूतिका है वो आराम कर रही है, उसके आसपास 2 लोग तो होते हैं, हमेशा कोई ना कोई बना रहता है, या आप मालिश वाली लगा ले। मालिश करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपके पहले तो लिम्फेटिक ड्रेनेज करता है। आपने बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लिया होगा इतने सालों में, आपका वज़न बढ़ गया होगा 9 महीने में, तो वो ड्रेनेज ज़रूरी है। लिगामेंट्स को पोषण, मसल को पोषण चाहिए, और उनका टोन वापस लाने के लिए अभ्यंग या ऑयल मसाजेस आर नेसेसरी। श्रमहरता, मैंने कहा फटीग दूर करना, बोन स्ट्रेंथन करना, नर्व्स को रीजनरेट करना, इन सब के लिए अभ्यंग ज़रूरी है। और आप सारे 45 दिन करें, इट इज़ अ नेसेसिटी। अगर आपका सी सेक्शन है, अगर आपने सिजेरियन बच्चा पैदा किया है, तो कम से कम पीठ पे, हाथ पैर पे लगाएं। हॉस्पिटल से घर आने के बाद धीरे धीरे पेट का मसाज शुरू करें। वो 2 हफ्ते बाद शुरू करेंगे, सिर्फ हल्के हाथों से करेंगे तो भी चलेगा। इसके साथ एक और ट्रेडिशन है हमारे यहाँ पर कि डिलीवरी के बाद कॉटन की एक लंबी सी साड़ी ली जाती है, बिल्कुल सॉफ्ट सी, और वो पेट पे ऐसे टाइट बांधते हैं। वो क्या है? अरे उसको कहते हैं पट्टबंधन। पट्टबंधन। पट्टा और उसको बांधना, और क्या ही कमाल की चीज़ है। अब तो रिसर्च होने लगी है उस पर, और जितनी रिसर्चेज है उनके हिसाब से अगर आप इस तरह से बांधते हैं अपने एब्डोमेन को, तो मसल्स और ऑर्गन्स को वापस एडजस्ट होने में आराम मिलता है और जल्दी जल्दी हीलिंग होती है। इनफैक्ट जिनको सी सेक्शन हुआ है, जिनका सिजेरियन हुआ है, वो भी थोड़ा बांध के 4-5 घंटे रखें, मॉडरेट टाइट, तो हीलिंग जल्दी होती है। बिकॉज आपको मसल्स को स्ट्रेंथ मिली होती है, वो मूव नहीं हो रहे होते। जिनका सी सेक्शन होता है वो इमीडिएटली करें या उनकी स्टिचेस को ध्यान में रखते हुए करें, सूखने पर करें, कैसे करें? तो कई बार तो हॉस्पिटल में ही आपको एब्डोमिनल बेल्ट दी जाती है कि आप अपने आप को पोस्चर वाइज सीधा रखें, तो वो तो हॉस्पिटल से दी जाती है, देते हैं तो लोग। वो बेल्ट इज एज इफेक्टिव एज द साड़ी? No, not really, because it comes with an elastic, but still gives you support. The idea is कि आप इन मसल्स को सपोर्ट करें, बिकॉज वो इतने थक चुके हैं, फैल के सिकोड़ना ज़रूरी है और उसके लिए सपोर्ट चाहिए। तो पट्टबंधन या बाइंडिंग अराउंड द एब्डोमेन इज़ अ नेसेसिटी, और ये कोई बुरी प्रथा नहीं है। इससे आप एकदम 26 की कमर लेके नहीं घूमेंगी, वो पार्ट नहीं है। ये पार्ट है कि आपके स्पाइन को सपोर्ट मिलता है, आपका पोस्चर सीधा रहता है, आपके पीठ में दर्द नहीं होता। पेट अंदर जाता है जल्दी? ये पेट अंदर नहीं जाता, वो चला जाएगा आगे धीरे धीरे, जैसे आप बच्चे को दूध पिलाते रहेंगे, पर ऑर्गन्स जो इधर उधर चले गए हैं उनको पोजीशन मिल जाती है और उनको सपोर्ट मिल जाता है, और सपोर्ट मिल जाता है तो चीज़ें जल्दी फास्टर हीलिंग होती है। पहले ज़माने में लोग बांध के रखते थे। अरे पहले तो सूती का गार होते थे। सूती का गार एक ऐसा कमरा होता था जहाँ पे फैन नहीं होता था, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट बहुत कम होती थी, बड़ी खिड़कियाँ नहीं, सिर्फ झरोके जहाँ से लाइट और हवा आ जा सके। दिया जलता था, ऐसे रोशनी तेज़ नहीं होती थी कि आँखों पे असर नहीं पड़े बच्चे के और माँ के। एंड शी इज़ in peace and slowly recovering, and she is getting all the nourishment that she wants. There is a person who is taking care of her, and it's her and the baby and lot of love. Just a question. सनलाइट तो अच्छा होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है, तो सनलाइट से क्यों थोड़ा दूर रखते थे? तो ये पाया गया है, सनलाइट से दूर रखने का ये मतलब नहीं कि सनलाइट का सेवन नहीं करें। आँखों को एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ये देखा गया है कि हॉर्मोन्स का आँखों पे भी असर होता है। तो आप अगर तुरंत बहुत ब्लेयरिंग लाइट्स देखेंगे या बच्चा भी देखेगा तो एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा देयर इज़ मायोपिक एरर, देयर इज़ सम रेटिना पे असर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सम पीपल हैव इट, सम डोंट, बट इट इज़ बेस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम हार्श लाइट्स। हार्श लाइट्स। एक और खूबसूरत चीज़ होती है कि आपको नहलाते के बाद आपके नीचे एक धूप जैसे कुछ लेते हैं और धुआं था उसका सेक कराते हैं आपकी कमर को। वो क्या होता है? खुशबूदार भी बड़ा होता है, बहुत मज़े आते हैं। तो उसको रक्षोघ्न कहते हैं, ये पूरी चिकित्सा। और इसका पहले शायद एंटीबायोटिक्स
हर्ब्स के थ्रू होते थे एंड थ्रू दिस फ्यूमिगेशन, इसको फ्यूमिगेशन कहते हैं। रक्षोघ्न इज समथिंग विच किल्स माइक्रोब्स। तो इसमें गुग्गुल होता है, हल्दी होती है, नीम होता है, ऐसे सारे पदार्थ डाल के कोयले पे जलाया जाता है और एक स्पेसिफिक चेयर पे वजाइनल डिलीवरी वाली औरतों को बिठा के थोड़ी देर धूप दी जाती है, जिससे कि वहाँ जितनी इंजरी हुई है वो इन्फेक्ट ना हो, हीलिंग फास्टर हो एंड थोड़ा सा फर्मेंटेशन गिव्स रिलीफ टू इन्फ्लेमेशन। हमेशा नहाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करें जिसमें नीम पड़ी हो, जिसमें थोड़ा सा आंवला पड़ा हो, और ये सारा आपको अच्छा हील करता है। इनफैक्ट त्रिफला से नहाएं तो भी अच्छा है। त्रिफला से लोकल वजाइनल वॉश करें तो हीलिंग ऑफ सूचर्स बहुत जल्दी होती है। तो इन 40 दिनों में किस तरह से प्रोग्रेस करें अपने मील्स के साथ? पहले दिन जब बच्चा आपके गोद में आने वाला है 6 घंटे में सबसे पहले आपको दिया जाता है, माएँ देती हैं एक गुड़ और उसमें पानी और हल्दी मिला के, वो ज़रूर पिएं। इट इज़ गुड़ोदक, आयुर्वेद रेकमेंड करता है। थोड़ा वार्म वाटर फॉर एनर्जी एंड इम्प्रूव डाइजेशन, ऑल्सो एंटी माइक्रोबियल एक्शन, सो दैट आपके जितने वुंड्स हैं वो धीरे धीरे हील होने लगे, पेन कम होने लगे। जब भूख लगे तो पहली चीज़ जो लें वो है गरम सूप, वो भी चावल का। उसको आयुर्वेद में यवागु कहते हैं, आप उसको कुछ भी पेज कह लें मराठी में। पतला पानी, चावल और पानी, और उसमें डालें थोड़ी हल्दी, पिपली, सोंठ, और ये पहले 7 दिन तक चावल की मात्रा बढ़ा के लेते रहें। इसमें घी होना ज़रूरी है बिकॉज आपको फैट चाहिए। इन 7 दिनों में यही हल्का आहार खाएं। अगर बहुत खा सकते हैं कि नहीं? हाँ, वही मैं बोलने वाली थी। अगर बहुत मन करे तो इसमें थोड़ी सी लौकी या तुरई, जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, वैसी सब्जी डाल के ये चावल बना लें। बहुत ही गाढ़े खिचड़ी खाने की कोशिश नहीं करें। भूख बहुत लगी है तो दिन में एक मील ऐसा हो सकता है। ये सूप 1 कटोरी भर दिन में 3-4 घंटे पे पीते रहें। ऑल्टरनेटली थोड़ा थोड़ा दूध लें बिकॉज यू आर फीडिंग द बेबी ऑल्सो एंड यू रिक्वायर सम मिल्क प्रोडक्ट। तो मिल्क में आप खसखस डाल के पी सकते हैं। थोड़ा सा मिल्क का 30 ml का शॉट या 1 मग ऑफ मिल्क विद अ लिटिल खसखस, या हलीम के कुछ दाने। ये भी आपका लैक्टेशन बढ़ाता है, अग्नि बढ़ाता है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है, पेन कम करता है। ये हो गए 7 दिन। इसके बाद आप इंट्रोड्यूस करिए अपने खाने में थोड़ा प्रोटीन, विच इज़ दाल या मांसरस यानी गोट का सूप। और ये सूपी ही होना चाहिए, थोड़ी सी दाल, ज़्यादा पानी, तड़का, जीरा, घी, सम हेल्दी फैट्स। 2-3 दिन यही खाएं विद अ लिटिल राइस और अ लिटिल रोटी। धीरे धीरे खाना बढ़ाना है। ऐसे हो गए आपके 14 दिन। इसके बाद आपको भूख अच्छी लगने लगेगी, और जब आपको भूख लग रही है तो आप आपकी खाने की थाली में दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब खाएं, पर गरम मसाले कम हो, हल्का तड़का हो, थोड़ा सेंधा नमक हो, हल्के मसाले हो, स्पेशली पिपली और सौंठ, और थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन। खाना बहुत प्लेन लगता है तो सब्जी बदल बदल के खाएं। कभी तोरी हो सकती है, लौकी हो सकती है, टिंडा हो सकता है। बैंगन अवॉइड करें, पर अगर खाना ही है तो बैंगन का भरता, पर बड़ा वाला बैंगन जिसको भून के पकाते हैं तो उससे वायु कम होता है, तो आप उसको टेस्ट के लिए खा सकते हैं। लीफी वेजिटेबल्स शुरू करें आफ्टर 30 डेज। तो उसमें आपका एमरंथ या राजगीरे का साग, बथुआ, मेथी, पालक मत शुरू करें, पालक इज़ वेरी कॉन्स्टिपेटिंग, पर आप ये सब शुरू कर सकते हैं, अगेन विद अ लिटिल डैश ऑफ स्पाइस एंड सॉल्ट। और ये पूरे टाइम थोड़ा थोड़ा दूध, जैसे मैंने कहा, विद खसखस या हलीम लेते रहे। सवाल ये आता है कि मैं ड्राई फ्रूट्स कब खाऊं, मुझे तो इतने सारे ड्राई फ्रूट के लड्डू दिए गए हैं। 2 वीक्स के बाद आप अपने ड्राई फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करना शुरू करें। 1 लड्डू बढ़ा के 2 लड्डू, जैसे जैसे भूख लगती है। जब 3-4 घंटे पे भूख लगे और आपके पास कुछ नहीं हो तो वो 1 लड्डू खा लें। राइट, सो दैट इज हाउ यू स्ट्रेंथन योरसेल्फ। दैट गिव्स यू प्रोटीन, गुड फैट्स, गुड एनर्जी एंड गुड स्लीप। और 30 दिन होने के बाद आपको जैसा मर्जी है वैसा, पर गरम गरम नरिशिंग फूड विच डज नॉट हैव चीज, विच डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ जंक। पर पता है बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि अरे पूरे 9 महीने हमने बहुत मतलब ये ना खाओ, वो ना खाओ। तो जैसे ही डिलीवरी हुई हमने पहले एक फिजी ड्रिंक मंगाई और हमने एक पिज़्ज़ा खाया और हमने फिर एक जंक फूड खाया, बड़ा मज़ा आया, तृप्ति हुई। तो ये सही है या गलत?
उस वक्त के लिए आपका मन खुश हो गया, पर शायद शरीर खुश नहीं हुआ, क्योंकि शरीर को इस चीज़ की आदत उस वक्त नहीं है। आपका डाइजेशन एकदम ही वीक हो चुका है, ये सब चीज़ें डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं कभी ना कभी, बट ईट दैट विच इज़ सूटेबल टू योर डाइजेशन, टू योर जेनेटिक्स, टू द लोकेशन दैट यू स्टे इन। तो जनरली देसी खाना सूट्स दैट टाइम। अगर आपको बहुत ही मन करे कि चरपरा खाना है, वो भी घर का ही खाइए। कौन से हर्ब्स हैं जो डेफिनेटली लेना चाहिए फॉर यूट्रस हेल्थ एंड फॉर लैक्टेशन ऑल्सो, क्योंकि वो भी एक बहुत अहम एलिमेंट है इसका। तो आयुर्वेद यूट्राइन हेल्थ के लिए 2 चीज़ें कहता है कि इन्फ्लेमेशन कम हो और ब्लीडिंग धीरे धीरे रिड्यूस हो, और जो अंदर का टिश्यू है वो जल्दी जल्दी हेल्दी होने लगे, जिसको 2 हफ्ते लग ही जाते हैं। पहला है दशमूला रिष्ट, वो एक छोटा चम्मच दिन में 2 बार पानी मिला के पीजिए, अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। दूसरा है देवदारव्य रिष्ट, जो हम बहुत देते हैं सो दैट यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होके हेल्दी हो जाए। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसके अलावा अगर सूचर्स हील करना हो तो त्रिफला गुगुल हम सजेस्ट करते हैं, पर सब कुछ आपके डॉक्टर के कहने पे ही करें। कमिंग बैक टू लैक्टेशन की मैं दूध कैसे बढ़ाऊँ, इनिशियली 2-3 दिन तो इतना अच्छी तरह दूध निकलता नहीं है, पर एज सारे हार्मोन्स रोल इन करने लगते हैं, सब बैलेंस में आने लगते हैं, मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है और बच्चा धीरे धीरे दिन में 1.5 घंटे में दूध पी रहा होता है, विच इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग। उसमें सबसे अच्छा जो हर्ब है वो है शतावरी। शतावरी 1 छोटा चम्मच सुबह शाम दूध में मिलाएं और गटक से पी जाएं। इट इज़ सो गुड, इट विल नरिश यू कम्प्लीटली, इट विल कीप यू काम, इट विल मेक यू प्रोड्यूस मोर हेल्दियर मिल्क। दूसरा है हलीव या गार्डन क्रेस सीड, छोटे छोटे लाल दाने होते हैं जिसके लड्डू बनते हैं नारियल के साथ और बहुत टेस्टी होते हैं। इट इज़ सुपर्ब टू इम्प्रूव प्रोलैक्टिन विच हेल्प्स इम्प्रूव लैक्टेशन। तीसरा है जीरा और चौथा है मेथी। अब आप इन सब को पिरो के कैसे खाते हैं वो देख लीजिए, अम्मा बताएंगी। बताएंगी, पर ये बहुत ज़रूरी है टू इम्प्रूव लैक्टेशन। अब नया नया बेबी घर पे आया तो नींद तो जाएगी सबकी, तो माँ भी जगी हुई है, पिताजी भी जगे हुए हैं, तो ऐसे में क्या करें? ये एकदम ही नॉर्मल है। बच्चा है वो रोएगा, दूध मांगेगा, हर 1.5 घंटे पे मांगेगा, 1.5-2 घंटे पे। बच्चे सो रहे होते हैं और हमको भी मन करता है एज अ मदर कि मैं उसको उठा उठा के दूध पिलाऊं, और ये सुबह शाम का चक्कर चलता रहता है। और उसका एक कारण है आपका जो स्लीप हार्मोन है मेलेटोनिन, वो कम बन रहा है, सो दैट यू एडजस्ट विद योर बेबी। सो देयर इज नथिंग लॉस्ट, your body is going to adjust it, adapt to it, and you are going to enjoy this sleeplessness. There is nothing wrong with it. सिर्फ थोड़ा सा खाते रहिए, पानी पीते रहिए, दूध पीते रहिए। दूध अच्छी नींद लाता है, जो 2 घंटे मिलते हैं ना वो बढ़िया वाली नींद होती है। जब जब बच्चा सोए नींद मार लो एंड एंजॉय दिस मोमेंट, इट विल नॉट कम बैक अगेन। और जैसे बच्चा सो जाए उसी वक्त जाके सो जाओ, कुछ लोरियां किसी और को बोलो आपको भी सुना दे। नींद आ भी जाती है उस वक्त। हाँ, कोशिश करें कि कम से कम टूट के ही सही 6 से 8 घंटा सोए। उसमें कुछ चीज़ें पढ़ने नहीं बैठे, लोगों से सलाह लेने नहीं बैठे, आपका केयर अच्छा हो रहा है, लोग आपकी देखभाल कर रहे हैं, आपके हस्बैंड आपके साथ है पैटर्निटी लीव लेके, तो ही इज ऑल्सो हेल्पिंग यू। एंड नो टेल मी समथिंग, आयुर्वेद पिताओं के लिए क्या कहता है? है आयुर्वेद पूरी फैमिली के लिए कहता है कि सब इन्वॉल्व हो, फिर वो मदर इन लॉ हो, मदर हो, हस्बैंड हो, सब कुछ सबका इन्वॉल्वमेंट होता है, बिकॉज ये जश्न का टाइम है एंड एवरीबडी सेलिब्रेट्स इन हिज ओन वे, इन हर ओन वे। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि यहाँ बच्चा पैदा हुआ और यहाँ आपको लगा हाय ये तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, वजन कम करना है, तो व्हेन डज अ वुमन एक्चुअली स्टार्ट टू एक्सरसाइज? अगर आपकी वजाइनल डिलीवरी है तो वजाइनल सूचर्स हील होने में 7 दिन कम से कम लगते हैं, और आपका सिजेरियन डिलीवरी हुआ है तो सिजेरियन सूचर्स हील होने में 6 हफ्ते लगते हैं। तो अब ये सूचर्स को आपको संभाल के रखना है। तो इनिशियली अगर आपको बहुत एक्सरसाइज करने का मन करे तो सिर्फ चलें, दैट इज़ इनफ। नीचे कोई चीज़ गिर गई है, वो उठाना चाहें तो सिर्फ पेट का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके उठाएं, तो वो आपके पेट के मसल्स बने रहेंगे, या तो जैसे मैंने कहा पट्टा बांध के रखें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना शुरू करें, बिकॉज इट विल हेल्प यू रिलैक्स एंड रिजुविनेट। जितना आपके बच्चे का वजन है बस वही वजन उठाना है, उसी को सुलाना है, दैट इज एक्सरसाइज। इफ यू फील लाइक वर्किंग आउट, ट्राई सिंपल स्ट्रेचेस आफ्टर 2 weeks ऑफ vaginal delivery or cesarean delivery. Don't overstretch. Don't think of losing weight. The body needs 45 days to come back to normalcy.
तो you just support it with a little stretch, little breathing, little shavasana and simple micro exercises which keep you active. Do not overdo it. धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा as you feed the baby. वजन फटाफट कम होता है ना? हाँ, it will happen. एंड अगर आपकी टेंडेंसी ही है कि आप थोड़े से ऑन द ओबीस साइड है, कफ प्रधान व्यक्ति हैं, तो एंजॉय करें, कभी ना कभी 6-8 महीने में सबका वजन कम होता है। लेकिन अगर किसी को ऐसा लगे कि नहीं नहीं मुझे बहुत जल्दी शेप में आना है, तो फिर क्या करें? काफ़ी लोग करते हैं, जल्दी शेप में आते हैं, पर अगर आपके पास अच्छा ट्रेनर हो या योगा टीचर हो तो उसको फॉलो करके 20-25 मिनट की एक्सरसाइज करना शुरू करें अगेन आफ्टर 2 वीक्स। पर मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेद के अनुसार ये जो 45 दिन का रेस्टिंग पीरियड है, अगर आप रेस्ट कर लें, सारे धातु अच्छी तरह नरिश कर लें, तो आप कभी ना कभी वेट लूज़ करेंगे ही। अगर आपने बहुत जल्दी एक्सरसाइज शुरू की तो वात प्रकोप हो जाएगा और आज नहीं तो 5 साल बाद आपको वो लक्षण दिखाई देंगे कि आपके बदन दुख रहा है या जॉइंट पकड़ लिए हैं या ड्राइनेस आ गई है। तो कुछ दिन आराम करने में क्या बिगड़ता है, हो ही जाएगा। आप 45 दिन बाद भी एक्सरसाइज करेंगे ना, यू विल लूज वेट। जस्ट आस्किंग, वर्स कम वर्स, ये लोग कहते हैं कि कुछ बीमारियाँ, कुछ ऐसे निक्स एंड पेन्स जिसको हम कहते हैं, छोटी छोटी दुख दर्द जो होते हैं शरीर में, वो जो प्रेगनेंसी के वक्त आपके पास आ गए ड्यूरिंग डिलीवरी एंड ऑल दैट, वो हमेशा आजीवन रहते हैं, ऐसा कुछ होता है? सी सेक्शन में कई बार जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है तो अगर हल्की फुल्की स्पाइनल इंजरी है तो पेन थोड़े दिन बना रहता है पर वो ठीक हो जाता है। आपको अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करना शुरू कर देना चाहिए आफ्टर 45 डेज या आफ्टर 2 मंथ्स। यू कैन एक्सरसाइज, बिकम स्ट्रॉन्ग। बट ये एक्स एंड पेन्स तभी बने रहेंगे जब आपकी ये सूतिका परिचर्या में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो रही होगी। इफ़ यू आर फॉलोइंग इट करेक्टली, ईटिंग राइट, स्लीपिंग वेल, एन्जॉइंग द मोमेंट, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। एजिंग इज़ अ प्रोसेस, हम धीरे धीरे एज ही होने वाले हैं, तो आप आज की बीमारी को 5 साल बाद की बीमारी के साथ ना जोड़ें। एसी में सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए माँ बच्चे को? मेरे हिसाब से और आयुर्वेद के हिसाब से बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। आपको टेम्परेचर एडजस्टमेंट्स करने में शक्ति लगती है, उतनी है नहीं। तो आप एकदम ठंडे में सो तो रहे हैं पर वायु का प्रकोप कर रहे हैं, फिर आप अभ्यंग कर रहे हैं, ऑयल मसाजेस कर रहे हैं, फिर ठंडे में बैठ रहे हैं तो और जकड़ाहट पैदा कर रहे हैं। स्टे इन नॉर्मल टेम्परेचर, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। ना ठंडा पानी पिए, ना एसी में बैठे, ना चिल्ड वाटर पिए, ना चिल्ड चीज़ें खाएं, बिकॉज ये अच्छा नहीं है। अच्छा, वो कान में रुई वुई लगा के रखना चाहिए, सरवर ढक के रखना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये वायु का स्थान है, कर्ण वायु का स्थान है, आपको सुनाई दे रहा है, वो इंद्रिय है जहाँ आवाज़ आती है, लहरें पड़ती हैं। सर पूरा आपके न्यूरोलॉजी का सेंटर है, तो ये पूरा वार्म रखना ज़रूरी है इनिशियली। तो बिल्कुल रखें। 45 डेज है ना, मैंने किया था। बाहर घूमने जाएं कि नहीं, ये सवाल। हाँ, बाहर घूमने जाएं कि नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। 40 डेज कहते हैं कि ज़्यादा ना अपने घर में मेहमान आने दो, हाँ, जिसको प्यार दिखाना है बोलो फ़ोन पे दिखा दें, और बाहर घूमने मत जाओ। तो ये कितना सही है? 45 डेज आपका हार्मोन एक ईस्ट्रोजन इतना कम हो चुका होता है कि यू आर ओपन टू इन्फेक्शंस, योर इम्यूनिटी इज़ वेरी वेरी डाउन। तो इसीलिए आपके घर में ज़्यादा लोग नहीं आए। हम कहते हैं बच्चे को कोई हाथ नहीं लगाए, उतना ही आपको अपनी केयर करनी है, क्योंकि आप ही बच्चे के साथ ज़्यादा रहने वाले हैं। बाहर भी जाएंगे भीड़ भड़क्के में, चांसेस है कि आप कोई ना कोई इन्फेक्शन ले आएंगे। आपका मौसम चेंज होगा, आपका टेम्परेचर चेंज होगा, आप मूवमेंट करेंगे जो कि वायु का प्रकोप करता है। तो जब मौका मिला है आराम करने का तो उसको भरपूर एंजॉय करें। वैसे ही बहुत को डील कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से पेल्विस ये बढ़ गया, यहाँ पे वो एडजस्टमेंट हो रही है, सुन के बड़ा अजीब लग रहा है, बट यस। थोड़ी बहुत घूमने के लिए गार्डन चले जाएं, बहुत वॉक करनी है, पर अपना सर और कान कवर करके वार्म कपड़े पहन के एक वॉक करना बुरा नहीं है। तो जैसे कि डॉक्टर ने कहा है कि 40 दिन डिलीवरी के बाद के, उसमें बहुत सी चीज़ें ट्रेडिशनली कल्चरली होती हैं जो औरतों के लिए अच्छा है, उनके बच्चे के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन जो भी हमने यहाँ सजेशंस दी हैं आयुर्वेद अनुसार, वो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ के करें, क्योंकि आपकी डिलीवरी अलग है, आप अलग हैं, आपकी जो हेल्थ कंडीशन है वो अलग होगी। तो जो भी करें, ये एक डिस्कशन है, ये चीज़ें अवेलेबल हैं करने को, लेकिन अपने डॉक्टर से पूछ कर ही कीजिएगा। आपको कोई परेशानी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नीचे लिखा हुआ है, एंड वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू।